जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी का जो ये प्लेटफॉर्म है, शुक्राना गुरु जी, आप सबका आप रोज किसी न किसी सत्संग का संगत का सत्संग सुनते हैं, इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और आज जो हमारे बीच आंटी हैं, उनका नाम है मीनाक्षी वेदी आंटी, जो कि गुरु जी के समय से उनके साथ जुड़ी हुई हैं। और आई हुई सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना ज्वाइन करने के लिए। और ये जो गुरु जी की महिमा हम रोज सुन रहे हैं, गुरु जी की जो नई पुरानी जो भी संगत आती है गुरु जी का गुणगान करने के लिए, उनके सत्संग से हमें बहुत सारे हमारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो मिलते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुरु जी कहा करते थे कि जो सत्संग सुनेगा उसको भी ब्लेसिंग मिलेंगी, और जो सत्संग करेगा उसको भी ब्लेसिंग मिलेंगी। तो आज हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसपे हम रोज गुरु जी की महिमा का गुणगान करते हुए हर संगत को सुन रहे हैं। चाहे वो, और जो पुरानी संगत है उनके एक्सपीरियंसेस को सुन के हम इतने जो नई संगत हमारे साथ जुड़ रही है, वो बहुत सारे उस संगत को गाइडेंस मिलती है। तो आज जो ब्लेस संगत है हमारी मीनाक्षी आंटी जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आंटी जी अपना सत्संग शुरू करें। गुरु जी के साथ बिताए हुए वो पल, गुरु जी के साथ जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उनको सारी संगत के साथ शेयर करें। और सारा संगत परिवार आंटी आपका स्वागत करता है। मीनाक्षी आंटी, ओवर टू यू, प्लीज स्टार्ट योर सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्या मैं ऑडिबल? आप सुन पा रहे मुझे? यस आंटी, यू आर ऑडिबल। हाँ जी, लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु जी का, ये मौका मुझे देने का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु महाराज। जो आप मैंने हमेशा नोट किया है, तभी सेवा का मौका देते हैं जब मुझे जरूरत होती है। गृहस्थी की तो जरूरतें खत्म ही नहीं होती, लेकिन महाराज ऐसी हमेशा दया विचारते हैं, उसी टाइम पे अपनी वड्याई का मौका देते हैं जब उसकी मुझे आवश्यकता होती है। वो मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सत्संग बोलूंगी कि क्यों मुझे आज मेरे मालिक का शुक्राना करने की जरूरत थी। महाराज जी, आप सबको पता होगा, कुछ देर डुगरी से आए थे चंडीगढ़। पहले महाराज जी पंचकुला में रहे कुछ देर, और मेरी आवाज आपको पता है दिल्ली में बहुत गले का वो फैला हुआ है, उतनी अच्छी नहीं है, वैसे भी बहुत ज्यादा खास तो है नहीं, तो लेकिन आज थोड़ी खराब भी है, तो आप मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा। ब्लेसिंग्स का लालच रहता है, मैंने एकदम कूद के मौका पकड़ लिया, क्योंकि मैंने बोला महाराज ये घड़ी दोबारा नसीब हो ना हो, गला जैसा भी हो, महाराज का हुक्म हुआ है तो मैं हाजिर हुई हूँ, जैसा वैसा गला है वो लेके। तो महाराज डुगरी से चंडीगढ़ आए कुछ देर, तो उसमें से पहले पंचकुला रहे, पंचकुला से फिर वो 33 सेक्टर्स आए रहते थे, 33 सेक्टर में किसी के घर में। तो मेरे इन लॉज जो हैं वो 36 सेक्टर में रहते हैं। मेरे फादर इन लॉ एक रिटायर्ड सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर थे, और मेरे हस्बैंड एक सर्विंग एयरफोर्स ऑफिसर थे, जो उस टाइम इलाहाबाद में पोस्टेड थे एज इंस्ट्रक्टर। तो ऐसे में हमारे पेरेंट्स तो महाराज जी के पास जाते रहे, लेकिन उन्होंने हमारे से कोई जिक्र नहीं किया। पहली बार तो पापा जो थे मेरे ससुर जी, उनको ही देहदारी गुरु को पूरा उनके सामने सरेंडर करना बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल प्रॉपर गुरसिख गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले लोग थे। तो उनको बड़ा लग रहा था, तो गुरुजी उनको छेड़ते हुए किंतु परंतु अंकल कहते थे। लेकिन मेरी सास को गुरुजी से बहुत प्यार हो गया था, उस माहौल, उस पॉजिटिविटी से बहुत प्यार हो गया था, तो वो जाते रहते थे सत्संग। तो महाराज जी ने एक दो जलवे तो उनको शुरू में ही दिखा दिए। एक दिन जब मेरे मदर इन लॉ बैठे हुए थे गुरुजी के दरबार में, उनके बड़ी यंग एज से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, वो अपने घुटने फोल्ड नहीं कर सकते थे। तो संगत में बैठे बैठे उन्होंने रियलाइज किया कि उन्होंने आराम से अपने घुटने फोल्ड कर लिए हैं, और वो रोने लगी। इतने में महाराज ने अपने सिंहासन से गुरुजी ने बोला
भेदी अंकल, कुछ किंतु परंतु कम हुआ। ये तो महाराज ने एक छोटी सी झलकी उनको दी। फिर उसके बाद उन दिनों गुरुजी को सब लेडीज राखी बांधने आती थी रक्षाबंधन के दिन। तो जिस दिन रक्षाबंधन था मेरी सास बीमार थी उस दिन, वो महाराज को राखी बांधने नहीं जा पाई। उन्होंने पापा के हाथ रखड़ी भेज दी, लेकिन इस बात का उनको दिल में दुख रहा होगा। तो सुबह जब वो रक्षाबंधन के दूसरे दिन उठती हैं तो घर सारा गुरुजी की खुशबू से भरा हुआ था। जो आपको पता ही, महाराज आज भी खुशबुएं बांट रहे हैं सचखंड की। तो तब भी खुशबू से घर भरा हुआ था। तो उठी, अभी उनका नया नया महाराज से मिलना हुआ था, तो खुशबू तो उन्होंने पहचान ली। फिर जब लॉबी में आए तो एक दिव्य राखी जो होती है वो एक छोटी सी डिब्बी में वहां पड़ी हुई थी कॉफी टेबल पे। लेकिन घर अभी अंदर से लॉक था, गेट्स लॉक थे। तो उन्होंने गोरखा को, अपने हेल्पर को पूछा कि बेटे कोई आया था? इससे मेम साहब अभी तो मैंने ताले नहीं खोले, दरवाजे नहीं खोले, मगर मैंने एक गड्ढे से आदमी को निकलते हुए देखा है। वो कैसे अंदर आए और कैसे जा रहे थे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। तो माँ पापा को समझ आ गया था। फिर जब वो गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने बोला कि बेदी आंटी, मैं रखड़ी बनाने आया था आपसे, पंजाबी बनाना आया सी, तुसी तू ते सुती रह गई। तो ये वाला टेलीपैथी वाला सत्संग गुरुजी ने मेरे सामने भी, उसको वो टेलीपैथी वाला सत्संग कहते थे, तो पापा को या मामा पापा को सुनाने को बोला था। फिर ये एक दो चीजें, लेकिन ये चीजें हमें बाद में पता चली। इस दौरान मामा पापा ने अभी हमें कोई बात शेयर नहीं की थी। हम इलाहाबाद में रहते थे। तो मेरे हस्बैंड एक एयरफोर्स पायलट हैं और वो इंस्ट्रक्टर थे उस टाइम। उनके जहाज में स्नैग आ गया, खराबी आ गई। सो ही रियलाइज्ड कि जहाज अगर चलता रहा वो फट जाएगा, उसमें आग लग जाएगी। उसको, उनके पास और कोई चॉइस नहीं रही एयरक्राफ्ट को स्विच ऑफ करने की। बस एक सेविंग ग्रेस थी कि वहां नीचे प्रयागराज, जिसको आजकल कहते हैं हम इलाहाबाद में, नीचे गंजीज, गंगा बहती है। तो उन्होंने सोचा ज्यादा से ज्यादा जहाज अब हम बंद कर देंगे तो गंगा में गिर जाएगा। और वो और उनका को पायलट जो स्टूडेंट है, वो जहाज से निकल के स्विम करके कुछ बचने का तब भी कोई चांस है। अगर जहाज चलता रहा तो फट के वैसे भी किसी के बचने का चांस नहीं था। तो उन्होंने जहाज स्विच ऑफ कर दिया और हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म करा। जो ट्रेडिशन है, मतलब हर जहाज में पायलट्स ऐसा ही करते हैं, एटीसी कहीं इंफॉर्मेशन देते हैं कि स्नैग आ गया जहाज में और उनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, और उनको बचाने के लिए टीम भेजी जाए कि अगर हम पानी में भी गिर गए और जहाज नहीं खुल रहा या कुछ कोई रेस्क्यू टीम होगी तो थोड़ी मदद हो जाएगी। तो उन्होंने he had asked for all that help from the ATC. But to his surprise and everybody else's surprise, the aircraft वो जहाज चलता ही गया और लैंड हो गया सेफली। पीछे से थोड़ा सा धुआं सा निकल रहा था, लेकिन जहाज में आग भी नहीं लगी। वो पायलट भी बच गया। और मेरे हस्बैंड का नाम शौर्य चक्र के लिए गया, बहादुरी के लिए। इट्स समथिंग एल्स कि वो शौर्य चक्र उनको नहीं मिला क्योंकि एयरफोर्स ने उस साइटेशन को क्वेश्चन किया कि साइंटिफिकली कि आप कह रहे हैं ये साइटेशन तो लॉज ऑफ साइंस को टोटली फेल कर रही है, तो साइटेशन सही हो ही नहीं सकती, इसमें कुछ गलती है कि एक बंद जहाज फ्लाई कर रहा है, लैंड कर रहा है सेफली, कैसे हो सकता है। चलिए, वो ये वारदात होगी। मेरे हस्बैंड ने एयरफोर्स अपनी मदर की विशेस के अगेंस्ट ज्वाइन करी क्योंकि वो थोड़ी वो थी हार्ट पेशेंट थी, नर्वस थी। हस्बैंड उनके सारी जिंदगी फाइटर पायलट रहे थे। ये बेटा उन्होंने बड़ा मांग के भगवान से लिया था। वो नहीं चाहती थी कि वो रिस्की से प्रोफेशन में जाए। तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने जबरदस्ती ज्वाइन करी थी। लेकिन जब भी कोई ऐसी चीज होती थी तो वो अपनी मदर, वैसे तो इतना ऑफ्टन नहीं होती ऐसी चीजें, बट उनका ये था कि माँ को तो बिल्कुल नहीं बताना,
वो सोचेंगी आज तो तुम बच निकले, कभी दोबारा कुछ हो जाए तो सारी जिंदगी फिर टेंशन में ही रहेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने ये एपिसोड बहुत छुपा के रखा अपने पेरेंट्स से, किसी से कहीं बाहर बात नहीं की। एयरफोर्स के गिने चुने कुछ लोगों को ये पता जो वहां पोस्टेड थे उस टाइम। मगर हमें 2-3 दिन में पेरेंट्स का फोन आता है और पापा सरताज से, मेरे हस्बैंड से पूछते हैं, ताज की हो ऐसी? मेरे हस्बैंड को लगा कि शायद इनको कहीं से पता लगा, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने बोला ऐसे जहाज में खराबी आ गई थी पापा, लेकिन अब तो सब सेफ है, ऑल इज वेल, दैट एंडेड वेल, जहाज तो लैंड हो गया सेफली, हम बच गए, आप कोई परेशानी नहीं करो। लेकिन फोन रखते रखते ना मेरे हस्बैंड ने पूछा, लेकिन आपको कहाँ से पता चला? तो पापा ने बोला हमें तो गुरुजी ने बताया। तो यहाँ एक गुरुजी हैं, हम उनके पास गए थे, तो उन्होंने मम्मा को बोला था, बेदी आंटी तेरे पुत्र दा जहाज बड़ा भारी सी, मेरी पिठ नीली पै गई है, जा गाया नू गुड़ ते चना खिला। तो हम कंफर्म करना चाहते थे, इसलिए तुम्हें फोन किया। ये बात हो गई, उनको तो कंफर्मेशन मिल गई, लेकिन हम इतने गधे थे, मैंने तो सीरियसली नहीं लिया। मगर मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे, देखो इस गुरु को, इसका नेटवर्क कितना तेज है, कहीं से पता कर लिया है। इस एयरफोर्स में, तो एयरफोर्स में इतना कम लोगों को पता है, हम तो एयरफोर्स की बातें बाहर करते नहीं है। सर्विस की जो भी चीजें होती हैं बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, वैसे तो कॉमन पब्लिक में सब डिस्कस नहीं होती ये चीजें। पता नहीं कैसे किसी ने, इस गुरु ने पता करके मेरे माँ बाप तक बात पहुंचा दी। तो अभी भी हमें अकल नहीं आई थी कि क्या हुआ है। थोड़े ही दिन में हमें एक और थप्पड़ पड़ना था। मेरे हस्बैंड की जान थी, सब बच्चों में माँ बाप की जान होती है, लेकिन पता नहीं कुछ अनहेल्दी हद तक उनको अटैचमेंट थी अपनी बेटी से, जो उस टाइम 2.5-3 साल की थी हमारी बेटी। तो वो इतना उस बेटी को प्यार करते थे जिसकी कोई हद नहीं। और यही बेटी हमारी, इसको कोई ऐसी डिजीज हो गई कि ड्रग रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम व्हिच इट्स कॉल्ड। वैसे तो 95% बच्चे खुद ही ठीक हो जाते हैं वो स्टेरॉइड थेरेपी और कुछ मेडिसिन से, बट आवर चाइल्ड फेल, वो उन 5% बच्चों में से थी जो दवाई को रेजिस्टेंस देते हैं और वो नहीं बचते। वो उस 5% में थी। अब हमने एशिया का बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट, सब डॉक्टर, वर्ल्ड में इसके मेडिकल पेपर्स भेजे, सब कुछ किया, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। और समझिए कि पीजीआई के भी बेस्ट, एशिया के बेस्ट डॉक्टर ने हमें हाथ जोड़ के वापस सब भेज ही दिया था घर के, अब इस बच्चे का टाइम आ गया, ये लड़की नहीं बच सकती। इस टाइम पे मम्मा पापा ने हमें फिर और गुरुजी के सत्संग सुनाए, जो उन्होंने और भी संतों से सुने थे, और बोला कि अभी यही एक दरवाजा बचा है जो हम खड़खड़ा सकते हैं। अभी पूरा निराश होने की जरूरत नहीं है, गुरुजी हैं, गुरुजी मदद करते हैं, बहुतों की है, हमें भी निराश नहीं करेंगे। उस टाइम मेरे हस्बैंड का घमंड, मेरे वो किंतु परंतु जो उस उम्र में होता है, आदमी को बुलहवस होते हैं, बड़ी एरोगेंस होती है, इन चीजों में यकीन ही नहीं करते। इसीलिए तो पेरेंट्स ने शेयर नहीं किया था पहले गुरुजी का प्रताप मेरे हस्बैंड से, क्योंकि उनको पता ही था कि जिस उम्र में से गुजर रहा है, और उस टाइम बड़े फ्रॉड बाबाज होते थे, तो ये कोई मजाक ही ना बना दे गुरुजी का, कोई बेअदबी ना कर बैठे। पर जब आदमी ऐसा बुरा टूटता है तो जो चीजें तो आंखों के रास्ते, आंसुओं के रास्ते सब बह जाता है ना आदमी का घमंड। तो उस टाइम माँ पापा ने फिर हमें सत्संग सुनाए और बोला कि चले अब हम गुरुजी के पास इस बच्चे को लेके चलते हैं, गुरुजी कुछ ना कुछ करेंगे। बट तब तक महाराज जी चंडीगढ़ 33 सेक्टर से एम्पायर एस्टेट शिफ्ट हो चुके थे। हम एम्पायर एस्टेट गए और रास्ते में
पता नहीं, मेरे को तो उतना यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि बेचारी सास तो कभी अच्छी होती नहीं है, और जब आप छोटे होते हो तो तब तो और भी अच्छी नहीं होती। तो मेरे को लगा कि पता नहीं क्या बोल रही हैं, कहाँ लेके जा रही हैं मेरी मदर इन लॉ, पता नहीं कौन है क्या है। तो मेरे भी मन में बड़े डाउट्स आ रहे थे। लेकिन जब मैं वहां पहुंची, माँ थी, मैं भी एक माँ हूँ, तो मेरे गुरुजी का ऑरा ऐसा था, उन्होंने कुछ दया करनी थी। तो मैंने गुरुजी का कि पैर पड़ते ही चरण स्पर्श करते, इतनी तो मेरी किस्मत नहीं थी, वो ब्लैक सॉक्स पहनते थे, पैर उनके ऊपर थे, उनकी सिर्फ पादुकाएं, उनकी सिर्फ जुत्ती जो थी वो वहां थी ब्लैक कलर की, मुझे याद है। तो वो मैंने चूम ली माथा टेकते हुए। तो फिर मन, दो किस्म का मन जो आदमी का, ये जटिल मन होता है, मकुर मन होता है, ये भी बड़ा कुछ सोचता है। तो इसमें भी बड़ा कुछ आ रहा था कि बड़ी रिच संगत है, इनके कपड़े इतने रिच हैं, मगर सोच रही थी कि मुझे क्या लेना देना, बस मेरा बच्चा ठीक कर दे, कुछ तो है इनमें, कुछ तो है, करेंगे क्या, करेंगे क्या। तो फिर मेरे फादर इन लॉ ने गुरुजी को बोला, गुरुजी बताया ही प्रॉब्लम के, चंडीगढ़ से आए, गुरुजी ने बुलाया होगा, उतना मुझे डिटेल में याद नहीं। चोले भी मुझे महाराज के दो ही याद हैं, एक ग्रीन एक बारी का, और उस दिन का फर्स्ट डे का चोला मुझे याद है, व्हाइट था विद एम्बोज्ड, व्हाइट पे व्हाइट ही एम्ब्रॉयडरी वाला, बहुत प्यारा। तो पापा ने गुरुजी को बोला कि बच्ची कैसी, बच्ची बीमार है, और सारा एक्सप्लेन किया कि प्रॉब्लम क्या है। महाराज ने बोला 7 जुलाई बड़े मंदिर आ जाना, कल्याण हो जाएगा। वो अब मेरे को अंदाजा होता है, तब तो बड़ा मंदिर भी फुल्ली कंप्लीट भी नहीं था, छोटे मोटे टचेस चल ही रहे थे। वो महाराज का शायद फर्स्ट जन्मदिन था ईयर 2000 में बड़े मंदिर में, जब हम दोबारा, जहां हमें हुक्म हुआ था बच्चा और लेके आने का। लेकिन ये उनकी अपार कृपा थी। जब हमने एम्पायर स्टेट में पहला लंगर खाया, उसके बाद हम सब लोग जब बाहर निकले गाड़ी में चंडीगढ़ की तरफ आज्ञा लेने के बाद, रास्ते में हमने नोट किया कि जो मेरा बच्चा, जिसकी किडनीज फेल हो चुकी थी दोनों, सॉरी, उसका यूरिन मिल्क ड्रॉप्स सा था, मतलब दूध के कतरे से हो जाता जब एल्ब्यूमिन प्रोटीन किडनी निकालती है और किडनी फिल्टर करना बंद कर देती है। उसी बच्चे का यूरिन जाते हुए डिस्टल वाटर सा हो गया, और जो बच्चा हाँ हूं में बात करता था जो हाँ हूं में बात करता था बच्चा, एक एक सेंटेंस सा बोलती थी, सिकली सी बच्ची थी वो, शुरू से कमजोर सी, वो लड़की पूरे इंग्लिश के कंप्लीट सेंटेंसेस बोलने लगी। महाराज ने तो कल्याण उसी टाइम कर दिया था, पहले लंगर के साथ। बट महाराज को मेरी और मेरे हस्बैंड की, उनकी बाकी पाप, बाकी मलिनता जो हम अपने 7 जनों की लेके चल रहे थे, वो दिख गई होगी कि इनको तो बड़ी सफाई और दया की जरूरत है। कि अभी हम नई शादी हुई थी, पैसे भी हमें संभालने नहीं आ रहे थे, पैसों की भी दिक्कत थी, मियाँ बीबी हम डिफरेंट कल्चर से आए थे, मैं कश्मीरी हूँ, माय हस्बैंड इज अ सिख, तो डिफरेंट कल्चर में शादी हुई थी। तो मियाँ बीबी की भी वो मैनेजमेंट और झिकझिक चल रही थी, कुछ अंदर से काफी मेस था। तो महाराज से तो क्या ही छुपा था, शायद महाराज ने वो वाले कल्याण करने थे, उनको पता थी ये बेवकूफ बच्चे दोबारा आएंगे ही नहीं। अगर मैंने इनको बोल दिया कि तुम्हारी बेटी तो मैंने ठीक कर दी, जाओ, तो उन्होंने शायद और भी हम पे दया करनी थी, कुछ अपने लड़ लगाना था, अपने चरणों में रखना था कि महाराज ने 7 जुलाई का हमें और न्योता दिया। नहीं तो उनकी कृपा तो पहले लंगर से ही शुरू हो गई थी। 7 जुलाई को हम जब बड़े मंदिर गए तो सब लाइन में लगे महाराज से। मैं जान के अपने इन लॉज से अलग
लाइन में लगी, समझ के कि मैं शायद ज्यादा सियानी हूँ या ज्यादा अच्छी हूँ। जो महाराज को तो मेरा अंदर उनसे तो कुछ नहीं छुपा ना, पता था कि क्या करतूते करके आई हूँ कि जिस वजह से अब इस जन्म में ये रगड़े खाने पड़ रहे हैं। तो मैं अलग लाइन में लगी। मैंने बोला महाराज रहमत पे रहम करो, रहमत इज माय डॉटर। तो महाराज ने मुझे बाएं हाथ से ऐसे शन किया, ना मेरी बात सुनी, मुझे ऐसा लगा, ना मुझे कोई जवाब दिया, बस हाथ से ऐसे झटक सा दी। ये होते मेरा दिल हजारों टुकड़ों में टूट गया। मुझे लगा कि यहाँ इतने वेल ड्रेस्ड हाई फाई अमीर लोग आए हुए हैं, सबके साथ ही हंस हंस के बात कर रहे हैं, मेरी इतनी जेन्युइन प्रॉब्लम है और मुझे इन्होंने झिटक दिया। महाराज के कल्याण करने के तरीके मुझे क्या पता, मैं तो उनकी कृपा के लायक भी नहीं थी, ना उतनी मुझ में समझ कि महाशिव के तरीके समझे ये कायनात ये दुनिया चलाने के। लेकिन वो दया है और खाली प्यार है। इतना हल्का सा मुझे एक एहसास हो गया है, वो खाली दया दया और प्यार है, सिर्फ प्यार है वो सबके लिए। वो कोई वो परखते नहीं है। लोग कहते हैं अपना अपना वो होता है कि वो टेस्ट कर, मुझे नहीं लगता गुरुजी किसी को टेस्ट करते हैं। हम तो अपने कर्मों से फेल होते रहते हैं, अपने कर्मों के मारे गिरते रहते हैं। गुरुजी तो केवल दया ही करते हैं, बस दया 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 और प्यार। उनके झटकने में भी प्यार, उनके हाथ में ऐसे करने में भी प्यार। ये आस्ते आस्ते फिर समझ आने लगा। जब मैं कोने में बैठी थी महाराज, आई रियलाइज इट नाउ कि हम जब महाराज की हाजिरी में बैठते थे तो आपस में कोई बात नहीं करता था वहां। लेकिन मेरे बैठते ही एक लेडी मेरे पास आई और मुझे पूछा कि आप इतने उदास क्यों लग रहे हो। मैंने इनको बोला कि मैं अपनी बेटी मेरी बीमार है, मैं तो लाइन में गई थी तो इन्होंने तो मुझे झिटक दिया है। तो बोलने लगे नहीं वो तुमको नहीं झिटका, वो ओल्डर संगत होगी, उसे समझ आ गया होगा, उनके कर्म ज्यादा साफ होंगे कि महाराज ने उन्हें उतनी सोजी और अकल दी थी कि उन्होंने मुझे बोला ये तो महाराज ने आपके बुरे वक्त को, आपके बैड लक को झिटका है, आपको नहीं झिटका, वो किसी को नहीं झिटकते यहाँ। लेकिन मेरा दिल कहाँ मानता, मैं तो नॉर्मल लॉजिक वाली बंदी जो बाहर बाहर सरफेस लेवल की चीजों को ही समझ सकती थी, मेरी लेवल ही वही थी है भी। तो फिर महाराज मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई। लेकिन एक बाप अपने बच्चे का दर्द नहीं देख सकता, वो बेचता रहता है, वो आपको मैसेजेस दैट आई लव यू, आई एम नॉट जजिंग यू, इम्प्रूव, गंदे हो अच्छे हो मैं नहीं बनाए हैं, खुद को इम्प्रूव करो, मैं तो प्यार ही करता रहूंगा। तो जब मम्मा पापा निकले तो तब मुझे अंदर से बड़ी नर्वसनेस थी कि पता नहीं ये कल्याण करेंगे पूरी तरह से, मेरी बेटी दोबारा तो नहीं बीमार हो जाएगी, कुछ ऐसे इससे मन में डाउटफुल थॉट्स थे। तो पापा ने गुरुजी से बोला गुरुजी बड़ी उम्मीद लेके आए हैं बच्चों का, दया करो। गुरुजी ने बोला बेदी अंकल ऐसी कोई कहन दी गल है, हो गया कल्याण। मेरी बेटी आज 26 साल की है और MBA भी है, इंजीनियर भी है, अच्छी स्टूडेंट रही है, स्विमर रही है। महाराज की बहुत बहुत कृपा है उस पे। बहुत छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं, मैं आपको बताऊंगी, ह्यूमन लाइफ है तो लेकिन महाराज अपना हाथ रखते हैं, जितनी रियायत हो सके उतनी रियायत हमारे महाराज देते हैं, जब तक कि कोई ऐसा राज ना हो जो हम ना समझ पाए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सत्संग में आई टू शुक्राना कि मेरी डॉटर का ये इसको भी ठीक कर दिया महाराज जी, थैंक यू। मेरा सुहाग भी बचाया, मैं 25-26 साल की थी तब टोटल। फिर मेरी बेटी भी बचा दी महाराज ने, उसको भी ठीक किया। हम कभी कभी आ जाते थे महाराज जी के पास, मैं क्योंकि हम पोस्टेड थे बाहर, जब भी दिल्ली से गुजरते थे तब हम महाराज जी का शुक्राना करने आते थे। लेकिन मैंने रियलाइज किया था कि जब भी हम आते हैं और ये लंगर खाते हैं
और लंगर खा के बाहर निकलते ही हैं, कोई ना कोई रिटर्न गिफ्ट मिलता है। आज तो आदमी को समझ नहीं आता, क्योंकि आई वुड नॉट कम एवरी डे, हम तो रेयरली आते थे ना, बहुत ज्यादा रोज रोज नहीं आते थे। तो उस दिन महाराज कुछ ना कुछ जो उन्होंने सोच के रखा था कल्याण करते थे, तो मुझे एकदम एविडेंटली समझ आता। आज हम रोज जितना हो सके बड़े मंदिर, आज ऊपर वाले की दया है कि आजकल हम दिल्ली में पोस्टेड हैं तो ज्यादा जाते हैं, तो एकदम हर टाइम एक लॉटरी का डब्बा नहीं वेट कर रहा होता। वो हमें समझ नहीं आती कि हर टाइम महाराज कौन सा कर्जा हमारा कम करते हैं, हर सत्संग के साथ, हर शब्द के साथ, हर प्रसाद के साथ महाराज कौन से विजिबल कल्याण जो एकदम दिख जाते हैं, और ऐसे कल्याण जो हम सोच नहीं सकते और हमें आभास नहीं होता और हमें नहीं दिखते, लेकिन बरस ही रहे होते हैं। लेकिन तब हम कम आते थे तो हमेशा महाराज कोई ना कोई विजिबल सा कल्याण, क्योंकि कच्चा विश्वास था, महाराज पक्का कर रहे थे शायद। जब भी हम लंगर खा के निकलते थे तो कुछ बड़ी अच्छी चेंज होती थी लाइफ में। मेरे हस्बैंड की नेचर ऐसी है कि वो ऊपर वाले की दया से अंदर से बड़े तृप्त हैं, उनमें बहुत संतोष है। वो कभी महाराज जी से कुछ मांगने नहीं जाते थे, वो बस शुक्राना करने जाते थे। मैं तो थोड़ी ग्रीडी हूँ, जैसे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ और रीजंस थे, लेकिन मेरे को कूद के मौका मिल गया कि महाराज का सत्संग करना है, तो ग्रीडी फॉर ब्लेसिंग्स, कि महाराज कुछ ब्लेस करने वाले होंगे मुझे, मैं कर लेती हूँ सत्संग। तो मेरा वो बच्चों वाला ग्रीडी मन है अभी भी, नेवर टायर्ड ऑफ हिज ब्लेसिंग्स, बस चाहिए 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 24 घंटे। अभी भी बच्ची से हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, आज भी कोई लॉकेट दे दे, आज भी कोई छोटा सा पॉकेट स्वरूप दे दे, दिल खुशी से झूम उठता है। अभी भी बहुत खुशी होती है, ऐसे लगता है बस महाराज ने हाथ में दे दे, इसमें भी कुछ कृपा होगी। मेरा वो वाला उस फेज से मैं अभी ग्रो नहीं हुई। आई डोंट नो कि मैं कभी कितनी बूढ़ी होकर भी ग्रो करूंगी, उससे ऊपर उठूंगी क्या। तो मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट, हाँ, जब हम आए तो कभी बाहर निकलते थे तो कोई हमें फॉर्म देता था, हमारे पास घर नहीं था, तो घर लंगर खा के निकलते थे, दूसरे दिन में इसमें हमें कोई फॉर्म लेके आता था। हमारे पास अगर 10,000 है तो 10,000 का फॉर्म मिल जाएगा, फिर उतना ही लोन मिलेगा, एक घर बन जाएगा हमारा। ऐसे महाराज ने हमें घर एक ब्लेस कर दिया। एक बारी ऐसे हम आए थे महाराज के पास, तो सब लोग महाराज से प्रसाद, महाराज खुद बुला रहे थे हाथ से, तो 2-2, 3-3 बारी ले रहे थे। तो मुझे लगा मेरे को तो नहीं बुला रहे थे, बट मुझे लगा कि मैं ना चली जाती हूँ, मैं भी थोड़ा सा डांट लेंगे, क्योंकि मुझे अब मतलब समझ आ गया था इन जादू के लड्डुओं का, कि लड्डू इतने साधारण नहीं है। वो जो अपने हाथ से वो लड्डू, वो हलवा जो भी अपने हाथ से देते हैं, मुझे इतनी भनक लग गई थी कि ये साधारण नहीं है, इसमें कुछ है, ये जादू के हैं, ये जिंदगियां बदल देते हैं। तो जब आदमी को आभास हो, चालाकी आ जाए, तो लोभ बहुत हो जाता है। तो मैं लाइन में लगी कि दोबारा मैं भी मांग लेती हूँ। वैसे मुझे इशारा अपनी तरफ तो नहीं लगा, ऐसे ऐसे करके वो बहुत फास्ट हाथ से बुलाते थे, आओ लो, 5 देते थे। मैं श्योर नहीं थी मुझे बुला रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं तब भी चालाक बन के गई। तो महाराज जी ने थोड़ी देर मेरी तरफ देखा, कुछ सेकंड्स के लिए मेरी तरफ देखा कि तेरे कर्म तो है नहीं इतने ऊंचे। आ गई है अपना अहंकार झुका के, अब बोले भाव से आ गई है बच्चा बन के महाशिव के पास, तो ऐसे तो तुझे भेजूंगा नहीं। Then he thought for a little while and gave me 1 laddu, and that laddu is my son. उसके बाद मेरा बेटा ब्लेस हुआ। 2 मेरी फर्स्ट चाइल्ड, और जो हमारे फाइनेंशियल हालात थे, तो हमने कभी नहीं सोचा था कि वी विल हैव 2 चिल्ड्रन। हमारा बिल्कुल फर्म था कि एक ही बेटे। लेकिन फिर महाराज ने फाइनेंसेस भी इतने ठीक कर दिए कि फौज में चांस नहीं होता है, तनख्वाह आपकी बढ़ती नहीं है, मगर कुछ ऐसा कर लिया महाराज जी ने। एक छोटी सी फॉरेन पोस्टिंग हस्बैंड को ब्लेस करी, उसमें से जो पैसे आए तो हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हम शायद एक और
चाइल्ड अफोर्ड कर सकते हैं। उसने आना था, महाराज ने ब्लेस करा था, तो उन्होंने साधन भी कर दिया। शुक्राना महाराज जी, उस बेटे का भी शुक्राना। बहुत जो देते हैं, खरा देते हैं, अच्छा देते हैं। ये नहीं है कि हॉकी डोरी जिंदगी चलती है, कर्म तो बरसते रहते हैं। वो हमारा ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा कर्म था कि हमारा सब कर्म अच्छा नहीं था, वो महाराज की दया थी कि हमें वो मिल गए। हम बहुत पेन में थे और भगवान को बुलाए जा रही थी। मुझे बहुत पेन फील हो रहा था उस टाइम में जब मेरी बेटी की ये प्रॉब्लम हुई थी। फिर तो पहचान तो गुरुजी अपनी नहीं देते थे सब मेरे जैसे लोगों को। हम तो इस हद तक भी थे कि सोचते थे कि इनको सिद्धियां हैं। हमें ये पहचान नहीं थी कि क्रिएटर है, ये महाशिव है। ये तो मैं नहीं बोलूंगी, मुझे पहचान नहीं थी। प्यार भी था, ग्रैटिट्यूड भी था, लोभ भी था। यहाँ आके खुशियों का लोभ, आके दिल खुश हो जाता है इनको देखकर। जाते हैं तो झोलियां भर भर के जाते हैं। ऐसे एक बार हम गुरुजी से मिलने आए तो उस दिन वो डेज हो गए थे। बोला आज तो विजिटिंग डेज नहीं है महाराज, आज नहीं बैठेंगे, आप कल आइए। लेकिन कल की हमारी फ्लाइट थी, हम दिल्ली में से गुजर रहे थे। मेरा मन बहुत तड़प रहा था अपने गुरु को भी देखने का और उनके वो जादू के लड्डू खाने का जो मेरी जिंदगी में इतने खुशी भर देते थे। तो मेरे हस्बैंड ना माने, अड़ियल टट्टू की तरह, नहीं 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 हमें तो जाना है, जहाज वो है। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरलाइंस वाले लोग हमें कहते हैं जी ये तो फ्लाइट आज नहीं जाएगी, तो 3 दिन बाद जाएगी और हम आपका रहने का होटल में इंतजाम करेंगे। ये है उनकी दया। मैं तो समझ गई, मैंने बोला मेरे हस्बैंड को ये तो गुरुजी ने जहाज रोक लिया है हमारे को ब्लेस करने के लिए, तुम वापस चलो। वो नहीं माने और आज तक मैं उनको इस बात का ताना देती हूँ कि गुरुजी ने जहाज फ्लाइट कैंसिल कराई, रूम बुक करवाया, लेकिन तुम माने नहीं। महाराज उस दिन क्या मौज में होते, क्या बात करनी थी। वैसे तो तब भी उनकी दया कहाँ रुकती है, चाहे हम कुछ भी कर लें, कितने भी अड़ियल और बेवकूफ हो जाएं, वो भी तो अपने नेचर से मजबूर हैं। हमारे गुरु दयाल हैं, प्यार करते हैं, वो कहाँ अपनी ब्लेसिंग्स तब भी रोकते हैं। तो अब जबरदस्ती हम जहाज में, मेरे हस्बैंड ने उनसे लड़ा कि कोई दूसरी एयरलाइन में भेज दो जी। उन्होंने भेजा, लेट हो गए हम। फिर वो जहाज भी जब फ्लाई किया तो हमें जोधपुर पोस्टिंग मिली थी, हमारे जोधपुर जाना था। जोधपुर की जगह वो उदयपुर या कहीं रुका सारे दिन इन सम रिजॉर्ट। आज मुझे समझ आता है कि उस पोस्टिंग में मेरे हस्बैंड की लाइफ को 1-2 बारी खतरा था, बहुत सीरियस खतरा था, जिसमें फिर मेरे हस्बैंड बचे भी और उन्हें गैलेंट्री अवार्ड भी मिला। तो महाराज पता नहीं समा बदल के भेजना चाहते थे, क्यों महाराज नहीं चाहते थे हम उस दिन जाएं, टेक ओवर करें या कुछ महाराज की लीला थी उसमें। बट हम जैसे मूढ़ों को कहाँ समझ आती है, कहाँ, हम वैसे भी बच्चे थे और अभी तक भी मूढ़ ही हैं। इतनी तो हमें वो दृष्टि नहीं है कि समझे उनके हुक्म को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो बेटा महाराज ने मुझे ब्लेस किया उस लड्डू के साथ, अब वो मैं पता नहीं सीक्वेंस से सुना रही हूँ, जैसे जैसे मुझे याद आ रही है चीजें मैं बता रही हूँ। जो बेटा मुझे महाराज ने ब्लेस किया था फतेह, तो उसको मिलने उसके दादा दादी हमारे पास आते थे जोधपुर। तो हमारी जोधपुर की जो पोस्टिंग थी, एक दिन हम सारी फैमिली डिनर करने बाहर गए कहीं नाइट में। बहुत लेट हो गया, अब सारे रेस्टोरेंट बंद होने लगा, सब बंद होने लगा। लेकिन इन बिटवीन मैं अपने इस छोटे बच्चे का डायपर लेने कार में गई और कार के दरवाजे में चाबी भूल गई। और जब हमारे जाने का टाइम आया, रेस्टोरेंट बंद हो गया, डिनर विनर हो गया, गप्पे हो गई, तो हमने रियलाइज किया कार में की तो चाबी नहीं, तो हम वापस कैसे जाएं।
बड़ी परेशानी हुई। 1000 बारी हमने मेरी बेटी के कपड़े चेक किए, बच्चे के कपड़े चेक किए, 1000 बारी सब छान डाला, लेकिन कुछ वो चाबी नहीं मिली। तो जनवरी का महीना था, ठंड, रात 10-11 बजे थे। तो वहां मेरे हस्बैंड रुक भी नहीं सकते थे। हम लोग कैसे रुकते, कहीं किसी तरीके से। मेरे हस्बैंड बेचारे ईमानदार एयरफोर्स ऑफिसर, तो उन्होंने बोला भाई ये गाड़ी है मेरे पास एक चीज, तो ये तो जिसने चुराई है चाबी वो कार लेके फरार हो जाएगा, मैं तो कार नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं तो यही वेट करूंगा। और वहां वो गांव में कोई वो कौवे कुछ करके कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता था, टेम्पू टाइप ऑफ कुछ चीज थी, उसमें मेरे सास ससुर, मैं और बच्चे घर पहुंच गए। घर की चाबी भी उस छल्ले में ही थी। तो समहाउ हमने कुछ एक डोर पे शीशा था वो कुछ तोड़ा, उधर से मेरी छोटी सी बेटी घुसी और अंदर से दरवाजा खोला, कुछ किया। समहाउ वी मैनेज्ड टू एंटर द हाउस। मगर कार की चाबी जो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि डुप्लीकेट ढूंढ लेंगे, वो हमारी पिछली पोस्टिंग में डुप्लीकेट खो चुकी थी। मुझे पता थी कि घर जाके भी मैं इनकी कोई हेल्प सुबह तक नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि घर में डुप्लीकेट भी नहीं है। लेकिन मैं परेशान हो रही थी कि कोई इनको हाईवे पे अटैक कर ले। जनवरी की इतनी ठंड, उन्होंने उतने ज्यादा कपड़े नहीं पहने थे, कार के अंदर तो उतना नहीं महसूस होता, हीटिंग ऑन हो जाती है, बाहर ठंड में ठिठुर रहे होंगे। और हम इतने सीनियर भी नहीं थे कि हम किसी को इन्फॉर्म करें, तंग करें सीनियर ऑफिसरों को कि अब रात को रेस्क्यू दौड़ाओ। और रात को वो भी क्या करेंगे, वो भी बोलेंगे कि चलो उठो अब मैस चलो, और कार रहने तो कल ले लेंगे, और मेरे हस्बैंड मानेंगे नहीं। तो मैं बहुत खुद परेशान, और मेरी सास का जो रिकॉर्ड है वो अटक गया उसी जगह पे कि तुझे तो हंसी आ रही है, जनवरी की रात मेरा मुंडा, हाय जनवरी दी इतनी ठंडी रात, मेरा मुंडा बीमार हो जाएगा, माँ का दिल। और मैं भी खुद परेशान हो गई। अब मुझे भी फील हो रहा था पति के लिए कि बीमार ना हो जाए, ठंड है, मैं क्या करूं, मैं रात कैसे हम कटाएं पूरी, क्योंकि वो वहां खड़े, ना कोई बैठने की, ना कोई बेंच आसपास, ना कुछ। वो रेस्टोरेंट वाले ने तो अपनी दुकान बंद कर दी, सब चले गए। तो मैं उनके बारे में बड़ी बारे, उस टाइम मुझे याद है महाराज जी का एक स्वरूप दीवार पे लगा हुआ था मेरे डाइनिंग हॉल। तो मैंने ना अपना सिर उस पे मार के बोला कुछ करो, ये भी नहीं बोला गुरुजी कुछ करो, कुछ करो, सिर मारा बस। और इतने में ही कुछ सेकंडों में एक क्षण करके चाबी के छल्ले के गिरने की आवाज आती है। जब चाबी के गिरने के छल्ले के गिरने की आवाज आती है, तो मैं महाराज को मजाक करके बोलती हूँ, आपने चाबी तो नहीं गिरा दी। लेकिन ये मैं ऐसे ही अपने साथ मजाक कर रही थी, मैं ढूंढने नहीं गई चाबी। मैंने सोचा ऐसा थोड़ी होता है, मैं भी पागल हूँ, क्या फोटो से बातें कर रही हूँ। फिर थोड़ी देर में मैंने सुना कि मेरी बेटी दूसरे कमरे में बहुत रो रही है जोर जोर से। तो मैं गई उसको चुप कराने। मैंने बोला रहमत क्या हुआ बेटा, आप क्यों रो रहे हो? तो वो शिवर कर रही थी। मैंने बोला आपको क्या हुआ है, क्यों आप ऐसे कर रहे हो? वो डरी हुई थी, बोलती मम्मा हवा से चाबी का छल्ला गिरा। वो एक हाई सीलिंग वाला पुराना सा घर था, उसकी बड़ी ऊंची सीलिंग थी, चाबी का छल्ला गिरा, वो उठा लो आप चाबियां ऊपर से गिरी। तो वो उस फिनोमेनन से डर गई कि घंटों से माँ बाप सब घर में ढूंढ रहे हैं और सीलिंग से चाबी कैसे गिर सकती। ये हमारे महाराज जय जय गुरु जी धन धन गुरु जी कि ऐसी चीजें भी कर देते हैं। लेकिन तब भी मुझे पूरी अक्ल नहीं आई, अभी मुझे इतनी अक्ल नहीं थी। मैं सोची थी सिद्धियां हैं इनमें। अभी भी मुझे पता नहीं था कि सिर्फ एक क्रिएटर है, एक भगवान है जो तुम्हारा हर थॉट, तुम्हारा हर दुख, तुम्हारा हर सुख पढ़ सकता है। और कोई इतना डीप एक एक सेकंड की तुम्हारी रख नहीं सकता तुम्हारे पे टैब्स या कह लो नजर। सिर्फ एक परमात्मा तुम्हारी एक एक विचार, एक एक घड़ी की खबर रखता है और नजर रख सकता है, और गुरुजी रख सकते हैं, गुरुजी परमात्मा। लेकिन तब मुझे पता नहीं था। आई थिंक
हो गया अभी टाइम। मीनाक्षी आंटी, कितना प्यारे प्यारे आप सत्संग सुना रहे हो, अभी किसी का मन भरा ही नहीं है। तो आपको मैं लेटेस्ट फिर सुनाती हूँ। फिर जब महाराज जी चोला छोड़ के चले गए तो मैं इनसे बात तो करती थी, लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि हम दूर पोस्टेड थे कि महाराज जी कहीं नहीं गए, महाराज जी हैं। तो यही बच्ची मेरी, उसका नाम है रहमत। रहमत उनकी ऐसी रहमत है, पहले ये बीमार न हुई होती तो हम महाशिव के चरणों में कैसे पहुंचते। फिर दोबारा जब हमें डाउट होने लगा कि अब किससे मिलेंगे बड़े मंदिर जाके, महाराज तो है नहीं, और हमारी पोस्टिंग दोबारा दिल्ली हुई। तो कुछ हुआ, इसके एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम हुई, एग्जामिनेशन हॉल नहीं पहुंच पाई। ये टॉपर, महाराज जी ने इसको ब्लेस ऐसा किया, मेरी बेटी पढ़ने में टॉपर ही रही, 98-97 टाइप। तो एक एग्जाम इसका कुछ ऐसा 12th में गड़बड़ हुई कि ये एग्जामिनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पाई, 1 घंटा लेट। और 12वीं का एग्जाम टॉपर बच्चे के लिए, मैथ के पेपर में वो 1 घंटा लेट पहुंचती है। तो समहाउ उसने तो दिया, उसने पेपर भी दे दिया, और महाराज ने उस टाइम मेरे हस्बैंड को एक संकेत भी दिया कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाए, मैं हूं। तो मेरी बेटी की अल्टीमेटली इंजीनियरिंग की सीट भी निकली, जबकि उसने मैथ्स के पेपर में केवल 50 नंबर लाए थे। लेकिन उन दिनों वो जेई एंट्रेंस एग्जाम अलग होता था, और अगर उसके 50 से नीचे आते उस पेपर में तो वो एग्जाम में बैठ ही नहीं सकती थी, और उसको जेई का एग्जाम दे ही नहीं सकती थी। तो महाराज ने वो ग्रह जो इतना बुरा था वो टालने के लिए 50 दिए उसको। सरताज मेरे हस्बैंड को भी एक विजन सा दिया, और उसमें स्माइल करके दिखाया कि तुम परेशान मत हो, क्योंकि उसको उस एपिसोड के बाद मेरी बेटी को पैनिक अटैक शुरू हो गए। उससे पहले वो सेंसिटिव थी, मगर काफी उसे एग्जामिनेशन फोबिया सा हो गया। अब मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, इस लड़की को क्या हो गया। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ, गुरुजी ने तो इसको जिंदगी बख्शी है, मैं उसको गुरुजी के पास ही ले जाती। हम बड़े मंदिर गए, बड़ा मंदिर बंद था, लेकिन कोई चाय का जग लेकर आया और उसे, बेटी को मेरी चाय पिलाई, और उसे इमीडिएटली फर्क पड़ने लगा। तो फिर मैं और उसको लेके गुरुजी की हाजिरियां बननी शुरू की, यहाँ सत्संग जाना शुरू किया। तो मुझे आस्ते आस्ते महाराज ने थोड़ा थोड़ा एक आइडिया दिया कि मैं अभी यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। जो सीट में गुरुजी ने मदद की, कोई उम्मीद ही नहीं थी। मुझे एक सपना आया बड़े मंदिर में मैं हूँ, और मैं और मेरी बेटी बड़े मंदिर में है, और सारे लोग चले गए, बड़ा मंदिर बंद होने का टाइम है, अंधेरा है, और कोई गाड़ी नहीं मिल रही। एक गाड़ी रुकती है जिसमें एक सीट है। तो मैं कहती हूँ कि हम तो 2 हैं, तो वो कहते हाँ लेकिन हमारी तो एक ही सीट है, हम जाते हैं। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ आप रुको, मैं अपनी बेटी को गोद में लेके चली जाऊंगी, लेकिन मेरी बेटी और मैं छूट जाएंगे, आप हमें लेके जाओ। और मैं अगेन महाराज ने दिखाया कि वो सीट जो थी वो भी बड़े मंदिर से ही ब्लेस, महाराज ने ही ब्लेस की। तो मैं अपनी बेटी को गोद में लेके उस सीट में, मैं कहती हूँ रुको रुको, मैं अपनी बेटी लेकर आती हूँ, मैं उसको गोद में ले जाऊंगी। और जो ये 12th का एपिसोड मेरी बेटी का हुआ था, उसके बाद उसको पैनिक अटैक शुरू हो गए थे। तो वो पैनिक अटैक थोड़े थोड़े उसको थ्रू आउट इंजीनियरिंग रहे, एग्जाम का दिन आता था तो घबरा जाती थी, तो उसके लिए उसको बड़े मंदिर तो दूर पड़ जाता था। वहीं कहीं एक नीब करोली बाबा का आश्रम है, कोई महाराज ने हमें ये बुद्धि दी कि इसको एग्जाम से पहले यहाँ माथा टिका दिया करो। इंजीनियरिंग खत्म हुई और ये पैनिक अटैक्स भी खत्म हो गए। वैसे उससे पहले ही हो गए थे, तो उतनी देर में हमने गुरुजी की कुछ हाजिरियां बड़े मंदिर की दी थी, और फिर हमारा बड़े मंदिर और जाना शुरू हो गया। बड़े मंदिर से कुछ सत्संगों के न्योते मिले, वो जाना शुरू हुआ, और महाराज अपने जलवे और दिखाने लगे कि तुम बेवकूफ हो, किस इसमें बैठे हो कि मैं चला गया हूँ, मैं कहीं नहीं गया। अभी आपको मैं रिसेंट ही बताऊं कि अपनी आज का कि क्यों मैंने आज का दिन चुना। यही बेटी मेरी
अभी इसकी जॉब लग गई है, 26 साल की है। शी इज वर्किंग विद HCL टेक में काम करती है चेन्नई में। इसके पिछले 2-3 महीने से तबीयत खराब हो रही थी। हमने सोचा कि बच्चा फर्स्ट टाइम नौकरी करने निकला है, इसको अपना खान पीन का सामान ध्यान नहीं रखना आ रहा, कुछ ऐसा है कि खाती नहीं है, तभी ब्लड में एनीमिया निकल रहा है। लेकिन डॉक्टर ने पहले तो कुछ दिन पहले, 3 महीने पहले कुछ और शक हुआ इनको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या कुछ तो नहीं है। लेकिन महाराज ने सारे टेस्ट क्लियर निकाले, कोई टेस्ट में कुछ नहीं निकला। लेकिन इसका अल्ट्रासाउंड रह गया, इसने अल्ट्रासाउंड नहीं किया। चलो जी, दवा चलती गई। अभी हफ्ता 10 दिन पहले उसने बोला कि मेरे तो पेट में डिस्कम्फर्ट लग रहा है मम्मा मुझे। तो हमने इसको बोला भैया तुम छुट्टी वुट्टी वर्क फ्रॉम होम लो, घर आओ। वो यहाँ आई, इमीडिएटली हम गए इसको लेके रिसर्च एंड रेफरल एयरफोर्स आर्मी का जो फौजी हॉस्पिटल है यहाँ। एक ही दिन में महाराज ने इतनी हमारी मदद, एक ही दिन में इसके सारे टेस्ट हुए, सब कुछ धड़ाधड़, इतनी उनकी सहायता। और डॉक्टर्स को बड़ा कोई भयंकर शक पड़ा कि इसके अंदर कुछ ग्रोथ है, वो काफी ग्रोथ है यूट्रस के बाहर। और अब बताइए कवारी बेटी 26 साल की, यूट्रस के बाहर ग्रोथ है। ये नहीं है कि हमारे कर्म हमें छोड़ देंगे, इतना करके आए हैं, यहाँ हैं तो कर्मों की वजह से ही हैं। ये कोई हर चीज का जादू नहीं हो सकता, लेकिन दया महाराज अभी भी करते हैं। और हम जब सत्संग करते हैं उसका शुक्राना करते हैं। तो महाराज का आज मैं ये शुक्राना करना चाहती थी, जब ये ग्रोथ निकली है 10 दिन पहले मेरे बच्चे को यहाँ, तो मेरे बच्चे को नहीं, महाराज के बच्चे को, ये मेरा वर्ड वो बहुत पसंद भी नहीं करते थे और मेरा वर्ड अच्छा है भी नहीं। तो जब मैंने वहां दिखाया तो डॉक्टरों को इतने शक पड़े कि इतनी जल्दी इतनी ग्रोथ तो ये ठीक संकेत नहीं है। पहले जब ये बीमार वहां थी तो मैंने इसको बेच दिया था सचखंड का प्रसाद। 3 महीने से कुछ ऐसा अप डाउन चल रहा था, किसी ने मुझे सचखंड का प्रसाद दिया था तो थोड़ा सा बचा था हमारे पास, बहुत कम। तो मैंने इसको बेच दिया कि बेटा तू खा ले। ये खाई ना उस प्रसाद, बोले मम्मा ये बहुत प्रेशियस है, छोटी मोटी चीजों पे आप बोल रहे हो, हल्का सा एनीमिया हो गया है, जोड़ों में थोड़ा दर्द है, इसके पीछे मैं ना खाऊं। तो मैंने बोला नहीं मुझे डर लग रहा है, डॉक्टर तुम्हें इसको बड़े शक से पढ़ रहे, वहां भी डॉक्टर को पहले कुछ संकेत से पड़े गलत, तो तुम खा ही लो। नहीं मम्मा मुझे कुछ नहीं है, मेरे सारे टेस्ट क्लियर निकला है, मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है। जिस दिन इसको अब ये पेन हुआ तो उससे एक दिन पहले मुझे सत्संग में कोई मिला, आपकी बेटी का क्या हाल है, आप बोल रहे थे जोड़ों में दर्द वर्द है और थोड़ी ढीली सी चल रही है, तो आप उसको सचखंड का प्रसाद क्यों नहीं देते? मैंने बोला दिया तो है, वो खा ही नहीं रही है। बोल रही इतना नायाब है मम्मा, छोटी छोटी चीजों में मैं इसको यूज नहीं करना चाहती। तो मैंने बोला, उसने बोला उसको बोलो वो खाए और बेच देंगे गुरुजी। तो मैंने सोचा जैसे संगत कई सत्संग के बाद या सत्संग में कभी कभी कुछ ऐसा बोलती है जो दिल को एकदम लग जाता है कि अगर महाराज मुझे बुलवा रहे हैं कि मैं बेच दूंगा, उसको बोलो खाने। तो मैंने उसको बोला तुम खाओ, उसको जल्दी से खाओ, महाराज और बेचेंगे। जब उसने खाया 2 दिन में उसके स्टमक में ऐसे बाहर एक प्रोट्रूजन सा निकला। जब वो प्रोट्रूजन निकला तब हमने उसको बोला तुम इमीडिएटली दिल्ली आओ। जब वो दिल्ली आई फिर हम लेके गए हॉस्पिटल। जिस रात वो हॉस्पिटल वालों ने भेजा, कल तक उनको फैसला करना था कि क्या है क्या नहीं है, ऑपरेशन की डेट। तो मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि गायनोकोलॉजिस्ट तो बहुत भयंकर चीजों के नाम ले रहे थे कि इतनी फास्ट ग्रोथ तो मैलिग्नेंट हो सकती है, इतना कैसे ग्रो कर गया है इतना जल्दी। महाराज ने, मुझे पूरा यकीन है, महाराज ने पहले वो जो सचखंड का प्रसाद उसको भेजा, उससे किरण आंटी, हाउ डू आई टॉक टू किरण आंटी? बात करना चाह रहे हैं मुझसे, कुछ पूछना चाह रहे हैं? तो जब पहला प्रसाद भेजा
तो वो संकेत उन्होंने बाहर, एक्सक्यूज ललिता मासी से कर में 8 घंटे पात लगे भला 8 घंटे तो पहले महाराज ने अपने सचखंड के प्रसाद से इसको संकेत दिया कि तुम्हारे पेट में कुछ है, बाहर की तरफ उसको प्रोट्रूड किया उस चीज को। फिर हमने उसको यहाँ बुलाया। यहाँ जब डॉक्टर्स ने बोला कि जो भी अंदर कुछ है ये इतना सही नहीं लग रहा क्योंकि बहुत जल्दी ग्रो किया है, तो एक रात महाराज ने, जब उस रात हम वापस घर आए तो मैंने किसी उस दिन मेरी बेटी की फ्लाइट तो रात को थी, तो दिन को मैं एक सत्संग पे गई थी। सुबह 12 बजे गई थी, जबकि हस्बैंड मेरे संडे को नहीं जाने देते कि एक छुट्टी का दिन है मत जाओ। मैंने कहा नहीं मेरे को आज जाना ही जाना है। 12 बजे सत्संग शुरू हुआ, वो 2-3 बजे तक खत्म होता। महाराज ने इनडायरेक्टली मुझे आज्ञा रात के 9 बजे तक नहीं दी। वो दया कर रहे थे और इंसान को इशारे पकड़ने पड़ते हैं, वही वो अकल देते हैं। 12 बजे मैं सत्संग में बैठी हूँ, रात के 9 बजे तक सत्संग पे सत्संग में सुन रही हूँ। जिस घर में मैं थी वहां मैंने शाम का प्रसाद भी खाया, पता नहीं कितने चाय प्रसाद लिए। महाराज कुछ कर रहे थे, मेरे पे दया कर रहे थे। मेरे को खिला खिला के मुझे वो सत्संग याद आया कि किसी को 8 पराठे और सरसों का साग उन्होंने दिया था खाने को जब उनके पति बीमार थे, और बोला था इसको यही खत्म करना है, तो इथे खाएंगी असर उथे होएगा। मुझे महाराज की ये साखी, ये सत्संग याद आया और मैं प्रसाद खाती गई जब तक मेरी बेटी पहुंची थी। ये मैं थोड़ा आपको सीक्वेंस गलत बता रही हूँ, आगे पीछे जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है, लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे। जिस दिन वो फ्लाइट में थी उस दिन मैं सत्संग में सारे दिन प्रसाद खाती रही, और जाते हुए उस फैमिली ने मुझे कुछ समोसे और कुछ एक्स्ट्रा प्रसाद दिया। मैंने बोला ये बांटने के लिए है क्या हेल्पर्स को? बोलते हैं नहीं, आपकी बेटी आएगी उसको खिलाना। तो मैंने उसके समोसे, फिर मैंने सोचा बेकदर भी ना हो जाए कि वो तो आएगी 12-1 बजे की फ्लाइट से रात, उस टाइम वो कहाँ खाएगी। मैंने समोसे रख ली और 1 आध चपाती प्रसाद रख ले, बाकी मैंने बांट दिया जो उन्होंने मुझे बांटने के लिए दिया था। उसने आते ही वो सब खाया। मतलब ये दवाइयों की डोजेस मिल रही थी मेरी बेटी को। पहले वहां सचखंड का प्रसाद, आते ही महाराज ने समोसों का ये प्रसाद। जब टेस्ट करके आई, एक बच्चा मेरे घर आया लेके, जिसको मैंने सिर्फ इशारे में बोल दिया था कि मेरी बेटी की तबीयत नहीं ठीक, कुछ गड़बड़ है, वो कहीं से और सचखंड का प्रसाद ला के लेकर आया। महाराज, उन लेडी ने मुझे बोला था महाराज और भेज देंगे, उसको बोलो खाओ। और मैंने वो सचखंड का प्रसाद अपनी बेटी को खिलाया। और मुझे किसी ने कुछ, ये भी हमारी बात हुई, कुछ महाराज ने ऐसी टाइमिंग्स की कि एक संगत ने बोला कि उसकी नजर उतारो, क्योंकि बच्चा अकेला रहता है। और वहां भी बहुत अच्छा कर रही थी, अपने ऑफिस में भी परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही थी। बहुत चीजें हैं दुनिया में, हमें हर चीज पता नहीं है कि दृष्टि, नजर भी कोई चीज होती होगी और होती है। जैसे मुझे उस संगत ने सिखाया, मैंने वैसे उसकी दृष्टि उतारी। और डॉक्टर्स ने इमरजेंसी ऑपरेशन बताया, लेकिन बीच में इतने दिन दे दिए हमें, 2-4 दिन, क्योंकि तो बेस्ट डॉक्टर अवेलेबल नहीं था 4-5 दिन के लिए। उस 5 दिन मैंने रोज उसकी नजर उतारी, और कहीं ना कहीं सत्संग से बड़े मंदिर गई मैं। और मेरी लव लैंग्वेज दो, हर दिन, हर तिथ, हर वार, सब कुछ भगवान का है। कुछ बुरा टाइम नहीं है, कोई डेट अलग नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन मेरा मन जो है, मुझे शुरू से नंबर्स की थोड़ी बुरी आदत, नंबर उनको देखती रहती हूँ। और मैं इतनी घबराई हुई थी, मैं इतनी परेशान थी मेंटली। तो महाराज अब क्या करते, मुझे नंबरों से ही इंडिकेट करने लगे कि मैं साथ हूँ, मत इतना हौसला हारो, मत डरो। जब बड़े मंदिर जाती हूँ मैं, तो वहां चूज के टोकन का भी नंबर देखती हूँ कि हाय महाराज जी 7 या 13 आ जाए। इन दिनों में 2 बारी गई, दोनों बारी शो टोकन का नंबर महाराज ने मुझे 7 दिखाया। इसलिए नहीं कि शायद 7 उनका फेवरेट नंबर है, सारे नंबर ही उन्हीं के हैं।
इट्स जस्ट कि मेरी लव लैंग्वेज नंबर्स की है, मैं नंबरों में उनको खोजती हूँ। कोई बटरफ्लाईज में खोजता है, कोई पीकॉकों में खोजता है। अब परमात्मा बेचारे को अपने वक्त के लिए वही रूप लेना पड़ता है। मैं नंबरों में खोजती हूँ तो महाराज ने नंबरों में ही मेरा हौसला करा। दोनों टाइम बड़े मंदिर मैं गई इसकी सर्जरी से पहले। 7 मेरा टोकन नंबर, और सर्जरी का जो रूम था उसका नंबर 7, ओटी का नंबर जो ओटी हॉल हमें मिला नंबर 7। और जब हम प्री ऑपरेशन में थे, मेरे महाराज ने अपनी खुशबू दी मुझे भी और मेरी बेटी को कि मैं हूं, मैं आ गया। वो आ जाते हैं, जितनी रियायत हो सकती है उतनी दे देते हैं, लेकिन हमारे कर्म ही कई बारी इतने बड़े हो जाते हैं और अल्टीमेट गुड क्या है उन्हीं को पता है, हमें नहीं पता। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन अब की बारी महाराज ने किया। मेरी बेटी की सर्जरी इतनी सक्सेसफुल हुई, 5 kgs का फाइब्रॉइड निकला, बट नीट फाइब्रॉइड। जो डॉक्टर को शक था कि लेफ्ट ओवरी से ट्यूमर आ रहा, that converted into a fibroid. जय गुरु जी, धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ये है हमारे मालिक, बहुत दया विचारते हैं, बहुत दया विचारते हैं, बहुत कंसेशन देते हैं, बहुत माफियां देते हैं, और आगे भी माफियां देते रहें, दया करते रहें और पापों से बचाते रहें। पहला हिसाब तो खत्म नहीं हो रहा, हम नया कुछ न बनाएं। गलतियां हो जाती हैं, मन बहुत मकुर है, बहुत गंदा है, इंसान बहुत गंदा है। हम रोज गलतियां करते हैं, रोज गिर जाते हैं, रोज वो उठाते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। बहुत मैंने आपका समय ले लिया हो ज्यादा, तो माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरे सत्कार, आप जैसा कोई नहीं। आप पहले भी थे, आप आज भी हैं और आप हमेशा रहें। आपका कोई मुकाबला नहीं, आपका कोई टक्कर नहीं है, कोई शरीक नहीं है, कोई आप जैसा न आया न आएगा। जय गुरु जी, जय जय, शुक्राना। जय गुरु जी। बहुत ही प्यारा संग शेयरिंग आपने किया है मेरा ऐसी बेटी आंटी। आज मैं इससे पहले कि सेशन को अभी और बढ़ना है थोड़ा सा, मैं शशि बोरा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। शशि बोरा आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शशि बोरा आंटी जी, और संजय जी, जय गुरु जी। अंकल शशि बोरा आंटी जी गुरु जी के टाइम के संकट में अभी और जो शशि आंटी। ओके, जय गुरु जी। अंकल जी, जय गुरु जी, साथ संगत जी। आंटी का सत्संग सुन के तो मैं वापस उसी टाइम में पहुंच गई जब हम गुरु जी के पास बैठे होते थे, और इतनी बातें आंटी ने जो बोली, जो मुझे अपने के साथ बिल्कुल सिमिलर लगी कि जो जो मेरे साथ हुआ वही सेम आंटी के सत्संग में हुआ है। मुझे लगता है कि गुरुजी एक एक संगत को, एक एक बंदे को इतना प्यार कर रहे हैं कि हर सत्संग में उनकी जोत जैसे जलती है और हमें दिखती है और ब्लेसिंग्स मिलती है। इतने सत्संग गुरुजी सुनवाते हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस दिन गुरुजी जो संगत सुन रही होती है उनको जो ब्लेसिंग्स देनी होती है, उस दिन उस संगत को भेजते हैं जिसके सत्संग से उनको ब्लेसिंग्स मिलनी होती है। क्योंकि सत्संग करने वाले बहुत संगत है, उनके सत्संग भी बहुत है, पर महाराज को पता है कि किस दिन उनको किस संगत को चूज करना है जो सत्संग सुनाए, ताकि जो संगत सुन रही है उसको ब्लेसिंग मिले, जो कर रहे हैं उसको ब्लेसिंग मिले, और जिसके बारे में आप कर रहे हो उसको घर बैठे ब्लेसिंग्स मिलती है। जैसे आपने अपने बच्चे के बारे में सत्संग किया, अपने हस्बैंड का नाम दिया, सास ससुर का नाम दिया, तो गुरुजी का कितना अच्छा और कितना सरल तरीका है कि एक सत्संग से कितनी दुनिया ब्लेस हो रही है। मतलब महाराज की कृपा का तो कोई अंत ही नहीं है, उनके लिए तो कोई वर्ड्स है ही नहीं कि गुरुजी कैसे सबको ब्लेस कर रहे हैं।
और जब आंटी ने बोला कि गुरुजी इशारा करके बुलाते थे, तो मुझे याद है जब हम लोग बैठे होते थे तो गुरुजी इशारा करके कभी कभी दोबारा प्रसाद के बुलाते थे, तो सबकी हार्ट बीट तेज हो जाती थी कि इशारा दाएं वाले को कर रहे हैं, बाएं वाले को कि पीछे वाले को। और कभी कभी तो गलती से उठ भी जाते थे तो डांट पड़ जाती थी, मैं जाता नहीं क्या, पीछे वाले ने बुलाया। और कभी गुरुजी अपने हाथ से कुछ बांटते थे तो फिर लगता था हाय गुरुजी, मतलब बुला लो गुरुजी, हमें भी बुला लो, हमें भी बुला लो। मतलब मुझे लगता है कि उस टाइम अगर कोई हमारा हार्ट बीट चेक करे तो वो एक्सट्रीम पर ऊपर गई होगी, इतना हम लोग एक्साइटेड हो जाते थे। और गुरुजी को सब पता होता था, गुरुजी को सब पता होता था किसको कब क्या देना है। एक बार एक न्यू ईयर का सत्संग था, अभी बड़े मंदिर में स्टार्ट नहीं हुआ था, तो हम लोग एम्पायर स्टेट हमने सोचा माथा टेक के आते हैं। तो हम लोग घर से खाना वाना खा के और अपने नॉर्मल कपड़ों में गए कि बाहर से माथा टेक देंगे, आज दरबार तो खुला नहीं होगा क्योंकि वो संगत डे नहीं था। और जब हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे तो हमने सोचा था मेन गेट से माथा टेकेंगे, तो देखा मेन गेट खुला हुआ है, तो हिम्मत बढ़ गई कि चलो अंदर तक मंदिर के बाहर वहां माथा टेक लेते हैं। जब मंदिर में पहुंचे तो वहां लाइटें जल रही थी, बाहर एक बकेट होती थी हाथ धोने के लिए, गर्म पानी की बकेट और टॉवल से, तो लगा कि चलो थोड़ा 2 सीढ़ियां चढ़ के अंदर तक माथा टेक लेते हैं। तो जब अंदर गए तो डोर बंद था, तो नॉक किया तो एक सेवादार ने बोला हाँ जी बोलो। तो हमने कहा कि गुरुजी के दर्शन करने हैं। तो बोला आपको बुलाया है गुरुजी ने, इनवाइट आया आपको? हमने कहा नहीं, हमें तो पता नहीं इनवाइट आता है कुछ, हम तो जैसे हमेशा आते हैं, आज आ गए। बोला नहीं, आज तो जिनको गुरुजी ने बुलाया वही संगत आएगी, आपको नहीं बोला तो आप नहीं आ सकते। तो हमने कहा अब इतना अंदर से रोना आ रहा है, दिल टूट रहा है कि एक दीवार का फासला, पीछे गुरुजी बैठे हैं, हमारे महाराज भी बैठे हैं और हम उनको दर्शन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो हम ना बिल्कुल जैसे ढीठो के अंकल प्लीज 1 मिनट आने दो, अंकल प्लीज। एक बोले नहीं जी मैं कैसे आने दूं, गुरुजी क्या क्या नहीं है। फिर हमने बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बोला आप अभी यहीं खड़े रहो, गुरुजी से परमिशन लेते हैं तब आपको आने देंगे। उन्होंने डोर बंद कर दिया। तो फिर उन्होंने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने बोला होगा कि आने दो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि देखो अब परमिशन मिल गई, चुपचाप बस माथा टेकना है और निकल जाना है, बैठना नहीं है, नहीं तो डांट पड़ जाएगी। अंदर गए, माथा टेका तो गुरुजी का मूड अच्छा है, हंस रहे हैं, तो हिम्मत बढ़ गई कि इशारा किया 2 मिनट बैठ जाते हैं। मतलब लालच, जैसे आंटी बोल रही है कि खत्म होता ही नहीं ब्लेसिंग्स लेने का, वो सच में नहीं खत्म होता। 2 मिनट बैठ गए तो गुरुजी ने इशारा किया संगत को, सेवादार को, तो उन्होंने हमें लंगर भी दे दिया लाके। अब तो हिम्मत और बढ़ गई कि चलो गुरुजी तो डांट नहीं रहे, लंगर भी मिल गया। और लंगर उस दिन बहुत स्पेशल लंगर, गुलाब जामुन और रबड़ी वाला दूध और पुलाव, बहुत कुछ अलग डिफरेंट, बहुत बढ़िया लंगर। तो लंगर खाते मेरे हस्बैंड ने इशारा किया अब नहीं बैठना, अब निकलो, अब डांट पड़ जाएगी और बैठे तो हम जाने लगे। तो संगत सेवादार ने बोला गुरुजी अपने रूम से चेंज करके आ रहे हैं, आगे लेके जाना। जब गुरुजी अपने रूम से बाहर आए तो गुरुजी ने गाजर का हलवा आया, वो जो गुरुजी अपने हाथ से बांट रहे थे संगत को। तो जब हमारी बारी आई तो मेरे हस्बैंड के हाथ में जब वो प्रसाद दिया तो उससे आगे जो एक आंटी थी उनको देख गुरुजी आंटी की तरफ रहे थे, बात उनसे कर रहे थे लेकिन प्रसाद हमें दे रहे थे। और गुरुजी ने उसको बोला तनु नहीं पता, आज पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कितना नंबर बोला, मुझे वो ध्यान नहीं, पर बोला इतने वॉट का ये पावर वाला ये प्रसाद है, खाओगे तो याद करोगे। तो हम तो इतने खुश हो गए कि आज पता नहीं कितनी फुल ऑफ ब्लेसिंग्स वाला प्रसाद गुरुजी ने हमें दिया। और वो गाजर का प्रसाद, मैं सोचो हम लंगर खा के घर से गए, वहां लंगर खाया, प्रसाद खाया, महाराज की ब्लेसिंग्स ली। तो जब आंटी सत्संग सुना रही थी तो मैं तो पूरी उसी पास्ट में पहुंच के मेरे साथ वो सब जो हो रहा था वो सब याद कर रही थी। तो बहुत बहुत अच्छा आंटी आपका सत्संग लगा, बहुत ज्यादा उसमें ब्लेसिंग्स मिली होंगी हमको। और गुरुजी ऐसे ही सब पर कृपा करते रहें और आप सब पुराने लोग आके हम सबको सत्संग सुनाएं, निहाल करें। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना है और सारी संगत का शुक्राना है, सुरेश अंकल का शुक्राना है और मल्टीलिंगल टीम का तो बहुत शुक्राना है जो इतने एफर्ट्स करके हमें बुला रही हैं। अब एक और मैं बात कहना चाहती हूँ, शिवरात्रि आ रही है 8 को, कल मैं मंदिर गई थी, बड़े मंदिर, सैटरडे को जाती हूँ और वहाँ तैयारियां शुरू हो गई हैं।
और मल्टीलिंगल टीम भी अपने शिवरात्रि के बहुत सारे प्रोग्राम इन्होंने रखे हुए हैं, सत्संग रखे हुए हैं। तो गुरु जी की कृपा बरस रही है, बस बरसती रहे और हम वो लेते रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं राधिका आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। राधिका जी। जय गुरु जी अंकल जी। संजय जी, राधिका आंटी जो है वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं, क्योंकि मल्टीलिंगुअल ग्रुप है। इस ग्रुप में आज जो मीनाक्षी बेदी आंटी आई हैं, शी इज फ्रॉम कश्मीर, मैरिड टू पंजाबी फैमिली, एंड अपना राधिका आंटी इज फ्रॉम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। और जीतू अंकल ने जो मुझे कंटेंट दिया था मल्टीलिंगुअल टीम को 7 पेजेस का, प्रोस्टेशन गुरु जी को नमन, उसका कांकड़ी में अनुवाद राधिका आंटी जी ने करवाया था। ओवर टू यू राधिका आंटी। जय गुरु जी। आज मीनाक्षी आंटी का जो सत्संग सुना और उसके बाद शशि बोरा आंटी जी का सत्संग सुना, मतलब अभी तो ऐसा लग रहा है कि हम ये सुनते जाए, सुबह भी हो जाए तब भी हमारा उठने का मन नहीं है, क्योंकि आंटी जी ने हमें एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचा दिया जैसे हम लोग भी सोचते हैं कि हम भी वहां पहुंचते हैं। तो आंटी का सत्संग, आंटी आपने बहुत अच्छी सत्संग शेयरिंग की है आज। मैं तो उसके लिए स्पीचलेस हूँ, कुछ नहीं बोल सकती। सब गुरु जी की कृपा है और गुरु जी की कृपा हम सब पे ऐसे ही बनी रहे। आंटी जी ने एक बताई थी शुरू में कि कैसे कैसे उनके हस्बैंड को गुरु जी ने ब्लेस किया, वो जहाज की बात बताई। और आंटी जी की एक बात जो मुझे मैंने नोट करके रखी कि बच्चा बन के रहना, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम जवान हो जाते हैं ना तो हमारे अंदर बड़ी सारी बुराइयां आ जाती है। एक बच्चा ही ऐसा होता है जिसका मन चंचल होता है, बिल्कुल साफ होता है, उसके मन में कोई द्वेष नहीं, किसी के लिए कोई कुछ नहीं होता। तो जब हम बच्चे बन के गुरु जी के पास जाएंगे ना तो गुरु जी हमें बहुत जल्दी अपने गले लगाएंगे। तो मैं अपने लिए भी और सारी संगत के लिए भी गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी कि हमारा जो मन है ना उसको बस बच्चा ही रहने दें, क्योंकि अगर हम बड़े हो गए तो हम अपने आप को समझदार समझने लगेंगे। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी, एक ही बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हमें बस वो, अगर गुरु जी ने हमें कुछ नहीं भी दिया है ना, क्योंकि हम लोग तो वही है, अपनी इच्छाएं खोल के रख देते हैं, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। गुरु जी ने अगर कुछ नहीं दिया है तो उसके पीछे भी कुछ कारण है, और बहुत बड़ा कारण है। वो हमें अभी नहीं समझ में आएगा, वो हमें बाद में समझ में आएगा। तो और मैंने अभी सत्संग सुनते सुनते थोड़ा सा 2-4 लाइनें अगर गुरु जी के लिए, मेरी आन रखते हो, मेरी शान रखते हो, हर वक्त मेरा गुरु जी तुम ही ध्यान रखते हो, फिर क्यों ना तेरे गुण गाऊं जब तुम ही हर मुश्किल घड़ी आसान करते हो और हर पल अपने इस भक्त का मान रखते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो इसी के साथ आज का हम ये सेशन यहीं पे खत्म करेंगे। और जिस संगत ने भी ज्वाइन किया है, गुरुजी उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे और उनका बहुत बहुत शुक्राना। ब्लेस्ड और गुरुजी की इस महिमा का गुणगान जो हमें रोज सुनने को मिलता है, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। मीनाक्षी आंटी, आपको हम एक बार फिर बुलाएंगे, क्योंकि ऐसे लगा कि अभी तो बस शुरुआत हुई थी और सत्संग स्टॉप भी हो गया आपका। तो अगली बार हम आपको जरूर इस प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।